नमस्कार साथियों, सरोकार शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की जो क्लासेस है, इस क्लासेस के अंतर्गत हम कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम आज डिस्कस करेंगे। कल की क्लास के अंतर्गत साथियों ने जो है चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज कहाँ के निवासी थे। तो हमने यहाँ पर जाना था कि चार्ल्स बेबेज अमेरिका के निवासी थे। ये एक गणितज्ञ थे और अगर मैं कहूँ ये साइंटिस्ट थे, दार्शनिक थे। और ये अपने कार्यकाल के अंतर्गत या अपने जो समय कार्यकाल था इनका, कौन से विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपने कार्य पद पर रहते हुए इन्होंने आविष्कार किया। और इन्होंने दो आविष्कार किया था। पहला जो आविष्कार था वो इन्होंने डेवलप किया था 1822 ईस्वी के तहत। और इन्होंने एक इंजन बनाया था, एक मशीन बनाई थी और उसका नाम दिया था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन था साथियों, ये भाप से चलने वाला इंजन था। यह इंजन को बनाया गया था तो इसका एक उद्देश्य था कि हम जो भी कोई अगर हम इसमें डेटा लिखते हैं तो उन डेटा के मध्य हमें अंतर स्पष्ट करना है, उन्हें डिफरेंस हमें मालूम करना है। तो उसी के लिए इसे बनाया गया था, इसे डेवलप किया गया था। लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, ये असफल हुआ था। उसके बाद में ठीक 11 वर्ष बाद यानी 1833 ईस्वी के तहत इन्होंने एक और नया इंजन बनाया और उस इंजन का नाम दिया था इन्होंने एनालिटिकल इंजन। साथियों, एनालिटिकल जो इंजन है, ये एनालिटिकल इंजन की डिजाइन कैसी थी? इसकी डिजाइन है, ये डिजाइन आपके सामने है। इसकी डिजाइन है बिल्कुल, ये एक भिन्न प्रकार की इसकी डिजाइन है, कौन से वर्तमान के कंप्यूटर से बिल्कुल भिन्न थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसकी जो कार्य प्रणाली है, यानी इसकी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली समान थी। किसके समान थी? ये वर्तमान के जो कंप्यूटर है, ये वर्तमान के कंप्यूटर से इसकी कार्य प्रणाली समान थी। इसीलिए इस एनालिटिकल इंजन को कहा गया है आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज। कार्य प्रणाली समान होने के कारण ही इसे कहा गया है साथियों आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज। आधुनिक कंप्यूटरों का पूर्वज कहा गया है। किसे कहा गया है? इस एनालिटिकल इंजन को। और इसी इंजन के कारण चार्ल्स बेबेज को कहा गया है कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का फादर, कंप्यूटर का पितामह। वो कौन थे साथियों? वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। ये जो चार्ल्स बेबेज है, ये कंप्यूटर के जनक है, पितामह है। ठीक है, आगे इस जो एनालिटिकल इंजन है, इस एनालिटिकल इंजन का मैंने आपको बताया है कि आविष्कार हुआ था वो 1833 यानी 1833 ईस्वी के तहत हुआ था। और इस इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था और एक वो महिला थी, उस महिला का नाम तो आपको सबको पता है। क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही है, एडा अगस्ता। ये जो एडा अगस्ता है, इस एडा अगस्ता ने भाई साहब क्या किया है? इन्होंने प्रोग्राम लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने प्रोग्राम लिखा है। और वो प्रोग्राम किसके लिए लिखा है? तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा है। इसीलिए इन्हें कहा गया है वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर, यानी विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है। ये प्रोग्रामर कौन है? तो आप कहोगे सर विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है, वो प्रथम प्रोग्रामर कौन है? एडा अगस्ता। इन एडा अगस्ता ने प्रोग्राम लिखा था किसके लिए? एनालिटिकल इंजन के लिए। अब यहाँ से जो है कंप्यूटर की अवधारणा प्रारंभ हो गई थी। कंप्यूटर बिल्कुल बनाना यहाँ से प्रारंभ कर दिया था एक तरह से, अगर हम यहाँ पर कहें। क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि वर्तमान के जो कंप्यूटर हमारे कार्य करते हैं, हम डेटा डालते हैं, उस पर प्रोसेस होती है, फिर हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है और हमें उसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया एनालिटिकल इंजन के अंतर्गत समझा दी थी। अब आगे की जो कहानी है, उस कहानी को आज हम स्टार्ट करेंगे साथियों।
जब ये एनालिटिकल इंजन बना था तो उसके बाद में अमेरिका, जो यूएसए है, इस यूएसए के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत जनगणना होनी थी। और वो जो जनगणना है, वो जनगणना कब होनी थी? 1800, यानी अगर हम कहें 1890 ईस्वी के तहत जनगणना होनी थी। कहाँ पर? अमेरिका में। अभी जब ये जनगणना यहाँ पर होनी थी, तो जनगणना करने के लिए अमेरिका की सरकार ने सोचा कि अगर हम मैन्युअली अगर जनगणना करवाते हैं तो उसमें दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो नुकसान होता है किसका? पैसे का, यानी पैसे की बहुत ही ज़्यादा बर्बादी होती है, पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल भाई, खर्च तो होंगे पैसे। और दूसरा ये है कि एक तो यहाँ पर मनी, एक तो मनी, और मनी के साथ साथ में टाइम। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों ज़्यादा लगते हैं। एक तो मनी ज़्यादा लगेगी और एक पैसा यानी समय ज़्यादा लगेगा। तो हमें पैसे को यानी रुपए को और हमें समय को, दोनों को बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो ये जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? यानी डेवलप कर रहे थे, नई नई मशीनों का आविष्कार कर रहे थे। तो यहाँ पर एक जो है, एक वैज्ञानिक थे, और उस वैज्ञानिक का आगे जो नाम है, वो नाम क्या था साथियों? उसका नाम है यहाँ पर डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। ये एक वैज्ञानिक थे, और इन वैज्ञानिक का अगर मैं नाम कहूँ तो इनका नाम है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। इनका नाम है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। ये जो डॉक्टर हरमन हॉलरिथ है, इन हरमन हॉलरिथ को कहा अमेरिका की सरकार ने कि सर आप एक ऐसा यंत्र बनाओ, एक ऐसी मशीन बनाओ, एक ऐसा कंप्यूटर बनाओ जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो कैलकुलेशंस है, कौन सी कैलकुलेशंस? जनगणना करने वाली। यानी हम उस मशीन की सहायता से, उस कंप्यूटर की सहायता से जनगणना कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा चिंता ना करो, हम है ना, तब तक आपको चिंता नहीं करनी है। तो इन्होंने एक मशीन बनाई, और वो मशीन कब बनाई थी साथियों? वो मशीन बनाई थी, वो मशीन का जो निर्माण हुआ था, वो मशीन का निर्माण हुआ था 1889 के अंतर्गत, यानी 1889 ईस्वी में एक मशीन इन्होंने बनाई थी, और उस मशीन को नाम दिया था टेबुलेटिंग मशीन। ये मशीन कौन सी है? ये देख लो आपको, यानी ये टेबल के आकार की ये मशीन है, टेबल पर रखी हुई मशीन है। ये जो दिख रही है ना, बिल्कुल ये ही मशीन है, और इसी मशीन को कहा है टेबुलेटिंग मशीन। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका आविष्कार कब हुआ? 1889 के अंतर्गत। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये जो मशीन है, इस मशीन के बारे में कि इसके आविष्कारक कौन है, इसके इन्वेंटर कौन है, तो इसकी जो आविष्कारक है, वो आविष्कारक कौन है साथियों? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। ये डॉक्टर हरमन जो हॉलरिथ है, इन्होंने इस मशीन का क्या किया है? आविष्कार किया है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, तो साथियों ये जो मशीन है, इस मशीन को बनाने का मेन रीजन क्या था? तो इसको बनाने का मेन मकसद था जनगणना करना। क्या करना? जनगणना करना। यानी ये जो मशीन बनाई है, इस मशीन को केवल और केवल जनगणना करने के लिए ही बनाया गया था। यानी जनगणना करने के लिए ही इस मशीन को बनाया था, इस मशीन को तैयार किया गया था। इसीलिए इसीलिए इस टेबुलेटिंग मशीन को कहा गया है, कौन सी मशीन कहा गया है? इसे कहा गया है सेंसस मशीन। सेंसस मशीन, यानी इस मशीन को क्या कहा गया है? सेंसस मशीन। आपको ध्यान में रखना है कि जनगणना करने के लिए किस यंत्र का, किस मशीन का, किस कंप्यूटर का यूज किया गया था, वो किसके लिए तैयार किया गया था? जनगणना करने के लिए। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। आविष्कार कब हुआ? 1889 के अंतर्गत। आविष्कारक कौन है? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। ये रे भाई साहब
मुच्छड़, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की एक मूवी है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसमें एक जो विलेन होता है, अंग्रेज विलेन, वो ठीक इसी प्रकार का होता है, ये देख लो आप, है ना। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं कि इस मशीन के अंतर्गत और क्या आवश्यकता पड़ी और क्या जरूरत पड़ी, तो साथियों भाई इस मशीन से जनगणना तो हो सकती थी, लेकिन जनगणना करने के लिए हमें क्या जरूरी है, तो जनगणना करने के लिए सर हमें, यानी डेटा को अगर हमें स्टोर करना है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता किसकी होती है, तो हमें आवश्यकता होती है मेमोरी की। हमें किसकी आवश्यकता होती है साथियों, हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो मेमोरी कहाँ से लाए भाई, उस टाइम पर मेमोरी थी नहीं, तो मेमोरी नहीं थी ना, तो उसके, अब भाई साहब ये डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक, आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इन, जो ये डॉक्टर हरमन होलरीथ है, इन डॉक्टर हरमन होलरीथ को एक प्रेरणा मिली। प्रेरणा कैसे मिली, यानी इन्हें एक प्रेरणा मिली, और वो प्रेरणा किसके माध्यम से मिली साथियों, तो वो प्रेरणा मिली थी किसके माध्यम से, यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो जो कपड़े छापने की जो मशीन होती है, यानी एक मशीन बनी थी साथियों सबसे पहले। अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे कब, 1801 ईस्वी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक थे, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उस वैज्ञानिक का नाम है साथियों जोसेफ मेरी जैकवार्ड। ये जोसेफ मेरी जो जैकवार्ड है, इस जोसेफ मेरी जैकवार्ड नाम के एक वैज्ञानिक है। इन वैज्ञानिक ने एक कपड़े छापने की मशीन बनाई। कौन सी मशीन, कपड़े छापने की मशीन। अब ये जो कपड़े छापने की जो मशीन है, इस मशीन के अंतर्गत क्या होता है, यानी ये कपड़े छापने की मशीन है। अब मशीन के अंतर्गत कपड़े को छापते थे, यानी कपड़े के ऊपर प्रिंट किया जाता था, कपड़े के ऊपर डिजाइनें बनाई जाती थी। अब भाई साहब ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन किस तरह की होती है, यानी हमने एक, अगर हम कहे यहाँ पर कि एक हमारा ये कपड़ा है, अब भाई साहब ये जो कपड़ा है ना, अब इस कपड़े के ऊपर हमें क्या करनी है, डिजाइन बनानी है। तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, अगर हम कहे तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बना सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन है ना, ये आपको दिख रही है ना, बिल्कुल ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन हमने यहाँ पर बना दिए। ये भाई साहब ये तैयार हो गया है, और ये तैयार किया हुआ है, ये हमारा एक, कह सकते हैं ना कि ये हम, क्या लग रहा है हमें, हाँ, तकिए का जो कवर होता है ना, तकिया लगाते हैं, वो कवर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये तैयार कैसे होता था, अब इसके बारे में आप यहाँ पर सुनो व समझने का प्रयास करो। यानी यहाँ पर होता क्या है, एक ये कपड़ा होता है, ठीक है, बड़ा कपड़ा, और यहाँ पर उतनी ही साइज की एक मशीन होती है। ये मशीन क्या, हम उसे टेबल बोल सकते हैं, एक टेबल होती है, और टेबल के ऊपर सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो सबसे पहले मोम लगाते हैं, मोम, ठीक है, ताकि कपड़ा उससे चिपके नहीं। अब मोम लगाने के बाद में क्या होती है, हाँ, मोम वही होता है जो हम दीपावली पे जो फटाका चलाते हैं ना, और जो मोमबत्ती जलाते हैं, बस वही मोम यहाँ पर इस टेबल पर लगाया जाता है, और लगाने के बाद में कपड़े को यहाँ पर बिछाया जाएगा, और बिछाने के बाद में उस पर जो डिजाइन पहले से बनाई हुई होती है, यानी जो लकड़ी के फ्रेम होते हैं, उस लकड़ी के फ्रेम पर डिजाइन बनाई हुई होती है। अब वो लकड़ी के फ्रेम पर यहाँ पर जो डिजाइन बनाई जाती है ना, उस डिजाइन को यहाँ पर इस कपड़े पर स्याही में डुबो करके यहाँ पर छापा जाता है, तो वो की वही डिजाइनें इस कपड़े पर छपती है। अब ये जो कपड़ा है ना, इस कपड़े को सुखा दिया जाता है। अब जो डिजाइन इस पर डाली है, जो इनपुट इस पर डाला है, वो इस कपड़े पर रहेगा। अब कब कब तक भी रह सकता है, अगर हम उस कपड़े को सुरक्षित रखें तो लंबे समय तक चलता है। जैसे कभी हम गए हैं कहाँ पर, जैसे हमने किसी भी कोई काम से अगर हम गए हैं कहाँ पर, हम
हमारे पटवारी के पास में। तो पटवारी के पास में जाने पर हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है, पटवारी के पास में हम गए हैं। तो पटवारी के पास में हम गए ना, तो वहाँ पर हमने देखा है कि हमारा जो गांव क्षेत्र का जो नक्शा होता है, वो नक्शा उसके एक मैप होता है, कपड़े पर वो प्रिंट होता है, और कपड़े का जो मैप होता है ना, वो बिल्कुल मैप उसके पास में रहता है, वो लंबा चलता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर डिजाइनें बनाई गई है। अब भाई साहब आगे अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और समझाने का अगर मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ साथियों, एक मिनट, ठीक है ना, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर, एक मिनट, इस पे टाइपिंग होने कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया पर, देखो ये जो सांगानेर के अंतर्गत जो ये प्रिंट दिखाई दे रही है ना, ये देखो इस तरह से, ये आपके सामने देखो, ये दिख रहा है ना, ये जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है साथियों, अब इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पर जाने, देखो ये जो यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है, ये चित्र किस वजह से बनाया गया है, ये बनाया गया है एक ठप्पे के आकार से। यानी एक लकड़ी का फ्रेम होता है, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, और उस टुकड़े पर क्या किया जाता है, उस टुकड़े पर पहले से ये इस डिजाइन को यहाँ पर अंकित किया गया है, और डिजाइन को अंकित करने के बाद में इस लकड़ी के टुकड़े को कहाँ पर छापा है, ठप्पा लगाया है इस कपड़े पर। अब इस कपड़े पर ये जो सारी की सारी डिजाइन है ना, ये सारी की सारी जो जो डिजाइन है, वो डिजाइन क्या हो गई है, यहाँ पर अंकित हो गई है आपके सामने, ये आपको दिख रही है। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर चलते हैं साथियों, ठीक है, आगे अगर मैं और आपको बताता हूँ कि हम कभी जो मेले में गए, मेले में कैसे, हम कभी जो मेले में गए हैं, तो मेले में जब हम गए हैं, तो मेले में हमने यहाँ पर देखा है, वहां पर एक इमरजेंसी मेहंदी लगाई जाती है। इमरजेंसी मेहंदी कैसे लगाई जाती है, बहुत ही तेज, यानी पहले से उसमें लकड़ी के गुटके में डिजाइन रहती है, और हाथ में उस इंक, जो लकड़ी का गुटका होता है, उस गुटके को जो केमिकल वाली जो इंक होती है, उसमें डुबोई उसमें उसको भिगोएंगे, और भिगोने के बाद पर हमारे हाथ पर जो मेहंदी है, वो मेहंदी लगाई जाती है। ठीक उसी प्रकार का होता है पंच कार्ड, ये आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पंच कार्ड, यानी लकड़ी का ये पहला जो ऐसा अगर हम कहें कि ये लकड़ी का बना हुआ एक पंच कार्ड है, ठीक है। अब इस पंच कार्ड में क्या है कि देखो आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, तो इसमें पहले से जो डिजाइन है, ये डिजाइन यहाँ पर बनाई हुई है,
ठीक है। अब इस डिजाइन के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर डिजाइन बनाई गई है। अब हमें जो भी डिजाइन हमें चाहिए, जो भी डिजाइन हमें प्राप्त करनी है, तो वो सारी की सारी जो डिजाइन है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह का होता है पंच कार्ड। अब हम चलते हैं हमारे वापिस सिस्टम पर। वापिस सिस्टम पर कैसे चलेंगे, ठीक है। ये वापिस हमारे सिस्टम पर हम चलते हैं, ठीक है। वापिस हमारे सिस्टम पर हम, ठीक है, ये आगे हम हमारे वापिस सिस्टम पर। तो साथियों अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये जो पंच कार्ड होता है, ये पंच कार्ड क्या है, लकड़ी का एक फ्रेम होता है और उसके माध्यम से हम कपड़े पर डिजाइन बना सकते हैं। तो इसी से प्रेरणा मिली थी डॉक्टर हरमन होल्ड्रिथ को, और उन्होंने उन्होंने सोचा कि भाई साहब ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें हमारा जो डेटा है ये डेटा लंबे समय तक स्टोर रह सकता है। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने एक पंच कार्ड बनाया। और वो पंच कार्ड किसके माध्यम से बनाया, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक वैज्ञानिक है और उन वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई। मशीन कब बनाई थी, 1801 ईस्वी के तहत। और उस मशीन को जो नाम दिया था, वो नाम, उस मशीन का अगर जो नाम है साथियों, वो नाम क्या है, नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उस मशीन का जो नाम है, अगले पेज पर हम चलते हैं, ठीक है। यानी एक मशीन बनी थी और उस मशीन का नाम है जैकवार्ड लूम, ठीक है, जैकवार्ड। अब ये जो जैकवार्ड लूम है, इस जैकवार्ड लूम का आविष्कार कब हुआ, आप कहोगे सर 1801 ईस्वी के तहत। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस जैकवार्ड लूम को किसने बनाया था, तो इस जो जैकवार्ड लूम नाम की जो मशीन है, इस मशीन को बनाया था जोसेफ मेरी जैकवार्ड। जोसेफ मेरी जैकवार्ड नाम की एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इस मशीन को बनाया था। आगे कि ये जो मशीन है, इस मशीन, ये मशीन थी क्या, तो ये कपड़े छापने की मशीन है। क्या छापने की मशीन है, कपड़े छापने की मशीन, ठीक है, ये कपड़े छापने की मशीन है। आगे अगर हम चलते हैं साथियों, इस मशीन में क्या किया गया था, पंच कार्ड का यूज किया गया था। पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग, पंच कार्ड का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, प्रयोग किस में किया गया था, किया गया था जैकवार्ड लूम में। और वो किसके द्वारा, जोसेफ मेरी जैकवार्ड के द्वारा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आगे हम चलते हैं, हम कहाँ पर चलेंगे, हमारी जो वापिस ये जो हमारी मशीन है, कौन सी मशीन है, टेबुलेटिंग मशीन। अब इस टेबुलेटिंग मशीन के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी कि ये मशीन तो बना दी थी, लेकिन स्टोर, डेटा को स्टोर करने के लिए, जो डेटा है हमारा, इस डेटा को स्टोर करने के लिए आवश्यकता है एक मेमोरी की। तो उसके लिए इन्होंने पंच कार्ड का निर्माण किया। और वो पंच कार्ड कौन सा है साथियों, वो पंच कार्ड है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये है पंच कार्ड। आपको ध्यान में रखना है कि पंच कार्ड है। इस पंच कार्ड के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं, कि देखो इस पंच कार्ड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की यहाँ पर डिजाइनें बनाई। डिजाइनें कैसे, कि यहाँ पर सारे अंक है, सारे अल्फाबेट है, सारे सिंबल्स है, सारे चिन्ह है, ठीक है ना। तो इस पंच कार्ड के अंतर्गत जो भी डेटा डालेंगे, जो भी डेटा को स्टोर करना होगा, वो इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये पंच कार्ड है, इस पंच कार्ड का आविष्कार कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसके जनक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है, तो वो आविष्कारक है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। डॉक्टर हरमन हॉलरिथ इस पंच कार्ड के आविष्कारक है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ये पंच कार्ड के आविष्कारक आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको लगाना है नोट। अब नोट लगा करके आपको दो चीजें यहाँ पर क्या करनी है, दो चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि जो पंच कार्ड है, ये पंच कार्ड का
सर्वप्रथम प्रयोग, जो पंच कार्ड है, इस पंच कार्ड का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, वो प्रयोग किया गया या यूज किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था साथियों, आपको पता है किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है जोसेफ मेरी जैकवार्ड। वो कौन है? वो वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ मेरी जैकवार्ड। जोसेफ मेरी जैकवार्ड नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। आगे दूसरा जो क्वेश्चन है, वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो पंच कार्ड है, इस पंच कार्ड के जनक, ये जो हमारा पंच कार्ड है, इस पंच कार्ड का जनक कौन है? पंच कार्ड का जनक साथियों कौन है? तो पंच कार्ड के जनक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। का नाम क्या है? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ उन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस पंच कार्ड का ये पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मेरी जैकवार्ड, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ, पंच कार्ड के जनक। अब आप कहोगे सर, ये जो पंच कार्ड है, इस पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग तो इसने किया है, जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने। तो एक तरह से जनक तो यही हुए ना। बिल्कुल सही है, इसके जनक तो जोसेफ मेरी जैकवार्ड अगर हम यहाँ पर देखें तो। लेकिन ये जो पंच कार्ड है, इस पंच कार्ड का यूज किया गया था, वो किसके लिए किया था? हमारे कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर में जो बनाया गया था, कंप्यूटर सिस्टम के अनुसार जो पंच कार्ड बनाया था, उस पंच कार्ड को बनाने का कार्य किसने किया था? वो बनाने का कार्य किया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। इसी कारण से हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, हम कपड़े छापने की मशीन नहीं पढ़ रहे। ये उस मशीन से तो इन्हें प्रेरणा मिली है। तो ये जो पंच कार्ड बनाया था, उस पंच कार्ड का जनक किन्हें हम कहेंगे? डॉक्टर हरमन हॉलरिथ को। किन्हें कहेंगे साथियों? हम डॉक्टर हरमन हॉलरिथ को। ये इस यानी ये जो पंच कार्ड बना, इसके माध्यम से अमेरिका में जनगणना करना प्रारंभ कर दिया था। और लगभग 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के अंतर ही कंप्लीट कर दी थी जनगणना। यानी जनगणना जो है 1890 ईस्वी के अंतर्गत यानी स्टार्ट हुई थी, और मात्र 3 वर्ष के अंतर्गत इस जनगणना को कंप्लीट कर दिया था। यानी ये जो जनगणना है, ये 3 वर्ष के अंतर्गत ही क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इस जनगणना को कंप्लीट कर दिया था। अब आगे ये जो मशीन बनी है, ये जो यंत्र बना है, इसके आगे की जो कहानी है, उस कहानी को हम अब डिस्कस यहाँ पर करेंगे साथियों। इसके बाद में ये जो पंच कार्ड बना था, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं, तो कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां थी। यानी वो प्रत्येक कंप्यूटर की कोई जो कंप्यूटर का अलग पार्ट बना रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं, तो कोई कंप्यूटर का हार्डवेयर बना रही है। ठीक है, हार्डवेयर से संबंधित जैसे हम मॉनिटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके सीपीयू के बारे में बात करते हैं, उसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग पार्ट बनाती थी अलग अलग कंपनियां, और वो ठीक तरह से विकसित नहीं थी। तो क्या हुआ कि वो सारी कंपनियां मिल करके वो सभी कंपनियां मर्ज हुई, और मर्ज होने के बाद में एक नई कंपनी यहाँ पर डेवलप हुई, या एक नई कंपनी का निर्माण हुआ, और उस कंपनी का नाम है IBM। IBM के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इस IBM का अगर जो पूरा नाम है, इस IBM को हम कहते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे हम बात करते हैं कि ये जो IBM कंपनी है, इस IBM की कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1924 ईस्वी के अंतर्गत, यानी अमेरिका में, अमेरिका में इसकी क्या हुई है? स्थापना। अमेरिका में क्या हुई है साथियों? स्थापना हुई है इसकी, इस IBM कंपनी। ठीक है, इसी IBM के साथ में, यानी इसी IBM के माध्यम से एक वैज्ञानिक हुए थे, और उन वैज्ञानिक का अगर हम यहाँ पर
नाम जाने तो उन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर हार्वर्ड आइकन, और उन्होंने एक कंप्यूटर बनाया मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है साथियों, अगर हम बात करते हैं कि इस कंप्यूटर का जो आविष्कार है, वो आविष्कार कब हुआ? 1943 ईस्वी के अंतर्गत। आगे अगर हम बात करते हैं कि इस कंप्यूटर को किसने बनाया था, तो डॉक्टर हार्वर्ड हार्वर्ड आइकन नाम के एक वैज्ञानिक है, और उन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया था। कौन सा कंप्यूटर है? मार्क फर्स्ट। किसके सहयोग से? आईबीएम के सहयोग से, यानी आईबीएम के साथ में मिलकर के एक कंप्यूटर बनाया, और उस कंप्यूटर का नाम क्या है? आईवी या मार्क फर्स्ट। ये इस प्रकार का कंप्यूटर है जो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कंप्यूटर है, मशीन है। भाई साहब ऐसे लगता है कि यहाँ पर हमारा मामला भारी है, लेकिन पहले की जो डिजाइन है, ये पहले की डिजाइन ऐसी थी। ठीक है, ये कौन सा कंप्यूटर है साथियों? ये कंप्यूटर हमारा मार्क फर्स्ट। कौन सा है? मार्क फर्स्ट। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, इस मार्क फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में आगे अगर हम यहाँ पर और जाने, तो ये जो कंप्यूटर, ये कौन सा कंप्यूटर है? तो ये साथियों कंप्यूटर है, यानी यह मैकेनिकल कंप्यूटर भी है और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। कैसे? यानी इस मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को कहा गया है विश्व का प्रथम, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का है। कौन से कंप्यूटर को? इस कंप्यूटर को, मार्क फर्स्ट को। क्योंकि आपको यहाँ से पहले के जो हमने कंप्यूटर पढ़े हैं, उस कंप्यूटर में हमने जाना था कि वो सारे के सारे कंप्यूटर है वो किससे चलते थे? वो भाप से चलने वाले कंप्यूटर थे। लेकिन ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, ये मार्क फर्स्ट कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? ये जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, यानी दोनों प्रकार से कार्य करने वाला कंप्यूटर है, दोनों तरह से चलने वाला कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट। आपको ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, तो आप कहोगे सर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? मार्क फर्स्ट। इसका जो आविष्कार हुआ 1943 के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो इसके बाद में की जो कहानी है, यहाँ तक ये जो हमारे मार्क फर्स्ट कंप्यूटर बना था। अब इस कंप्यूटर के बाद में आगे के जो कंप्यूटरों का विकास हुआ है, जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत तेजी से हुआ है। यानी इस कंप्यूटर के आगे जो कंप्यूटर बने हैं, वो कंप्यूटर अगर हम कहें साथियों, तो यानी इस कंप्यूटर के बाद में, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में बाद में जो भी कंप्यूटर बने, उसमें तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। एक तो है उनकी स्पीड, उनकी क्या है? स्पीड। और एक है उनकी साइज। ठीक है, एक तो स्पीड, एक साइज, और एक उनमें कौन सी? स्टोर, यानी 3S। कौन सा एस साथियों? 3S उनमें सबसे ज्यादा विकसित हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा विकास हुआ है। कैसे? कि यानी वो जो कंप्यूटर बने हैं 1943 के बाद के जितने भी कंप्यूटर, उसमें सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती गई। उनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी उनकी भंडारण क्षमता, वो बहुत तेजी से बढ़ती गई। और उनकी जो साइज है, ये साइज छोटी होती चली गई। यानी अब आप देख लो यहाँ पर भाई साहब, ये कंप्यूटर दिख रहा है क्या? कुछ अलग ही दिख रहा है ना। कंप्यूटर में लग ही नहीं रहा कि कंप्यूटर है। ये देखो, ये पूरा का पूरा पैनल लगा हुआ है, ये सारे के सारे सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं, हमें लग ही नहीं रहा कि ये कंप्यूटर है। तो पहले के कंप्यूटर की स्पीड कैसी थी? कम थी, यानी वो उनकी प्रोसेसिंग स्पीड धीरे थी, वो धीरे वर्क करते थे, धीरे कार्य करते थे। और उनकी जो साइज है, वो साइज बड़ी थी।
आगे उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी उसमें डेटा को स्टोर कम किया जाता था। अब इसके बाद में जितने भी कंप्यूटर बने हैं, उन कंप्यूटरों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? 3S का, यानी स्पीड, साइज और स्टोर का, इन तीनों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। अब उनको हम पढ़ते हैं साथियों पीडी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम उन्हें पढ़ते हैं पीडी के अंतर्गत। तो आप एक नई हेडिंग डालो, आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। आपसे अगर कोई पूछे कि ये पीढ़ियों में हम कंप्यूटर को क्यों पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पर बताना 3S, यानी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। एक तो उनकी किसके ऊपर? एक तो उनकी स्पीड, यानी उनकी स्पीड और उनकी साइज, और साइज के आगे कौन है? स्टोर, यानी उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और ये जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, इन कंप्यूटर की पीढ़ियों में तो कितने भागों में? तो हम कंप्यूटर को 5 यानी उनकी पीढ़ियों में विभाजित करते हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस बनते हैं साथियों इनके ड्यूरेशंस के संबंध में, इनका समय काल से संबंधित इनका क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे पहले बनता है। पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा है? 5 पीढ़ियों में। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पहले पीढ़ी का कार्यकाल कितना है, सेकंड का कितना है, थर्ड का कितना है, या फोर्थ का कितना है, या फर्स्ट का कितना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कब से लेकर के कब तक का है। यहाँ पर साथियों अगर मैं बात करता हूँ कि जो प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल है 1942 से लेकर के 1924 ईस्वी तक। सेकंड पीढ़ी का जो कार्यकाल है, सेकंड पीढ़ी का कार्यकाल है 1955 से लेकर के 1964 ईस्वी तक। थर्ड जो पीढ़ी है, इस थर्ड पीढ़ी का कार्यकाल है 1965 से लेकर के 1975 ईस्वी तक। फोर जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी का जो कार्यकाल है, कार्यकाल 1975 से लेकर के 1989। और 5 नंबर की जो पीढ़ी है, फिफ्थ पीढ़ी, इस पीढ़ी का कार्यकाल कब से कब तक का है? 1989 से लेकर के टिल डेट, यानी वर्तमान। ठीक है, वर्तमान तक इस पीढ़ी का कार्यकाल माना जाता है। आपको ध्यान में रखना है कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया है? तो 5 पीढ़ियों के अंतर्गत। पहली पीढ़ी का कार्यकाल 1942 से 1954, सेकंड का है 1955 से 1964, थर्ड का है 1965 से 1975, फोर्थ का है 1975 से 1989, और 5 का है 1989 से 1900 नहीं, वर्तमान तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इश्यूज आपके माइंड में आएगा या एरर आएगा, वो कौन सा है कि यहाँ पर जो ये पीढ़ियों का जो कार्यकाल है, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। अलग अलग किताबों में कैसे कि यानी आपने कोई भी एक मानक पुस्तक पढ़ी है तो उसके अंतर्गत अलग होगा, और आपने एक कोई गाइड पढ़ी है तो गाइड के अंतर्गत अलग यानी समय होगा। लेकिन आपको निश्चित रहना है, आपको ध्यान में रखना है इसका एवरेज समय। ये जो इसका एवरेज समय है, यानी अगर यहाँ पर 1940 से लेकर के अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कि 1955 तक, तो आपको ध्यान में रखना है कि यही इसका समय कार्य काल है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आज आपको हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम इस पीढ़ी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तब तक आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।